नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगभग 10 साल से ज्यादा समय से सत्ता में हैं, इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्षी नेताओं के मन में जो नफरत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं नफरत शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे तो बार बार विपक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कहा जाता है जो बहुत चोट करने वाला होता है, जो बड़ा पीड़ादायी होता है, बड़ा अपमानजनक होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों से विचलित नहीं होते, लेकिन देश के तमाम लोगों को यह बुरा लगता है। राजनीति में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग करते हैं। कांग्रेस के लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी करते हैं, आरजेडी करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो इस तरह से लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करता हो। और खास करके चुनाव में तो हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव में ये लक्ष्मण रेखा जो है इसका बिल्कुल पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है। लेकिन जब चुनाव से इतर देश की राजनीति अपनी रफ्तार से चल रही हो, तब क्या किसी नेता को, खास करके किसी बड़े नेताओं के लिए, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो दरअसल एक तरह से न सिर्फ लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है बल्कि अपमानजनक है। अब देखिए ना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 83 वर्ष के हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और अभी एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई। जम्मू में वो गए थे, जम्मू में उनकी तबीयत खराब हुई। उस सभा में उनको, जो उनके सहायक थे, उन्होंने उनको पकड़ा। उनका बीपी लो हो गया था। बीपी लो होने के कारण उनको जो है पानी पिलाया गया, उनको पंखे में हवा में बैठाया गया। उसके बाद उनके सहायक उनको जो है खड़ा करके ले जा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ भाषण नहीं दे पाए, लेकिन अपने सहायकों के साथ अचानक वो मंच पर पहुँचे, माइक के पास पहुँचे और उन्होंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं है, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक नहीं मरूँगा, मैं जब तक मैं नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा नहीं लेता। राजनीति में, लोकतंत्र में सत्ता से हटाने का हर एक को अधिकार है। आपके लिए डेमोक्रेटिक तरीका है, देश में डेमोक्रेसी है, आप चुनाव लड़के किसी को भी सत्ता से हटा सकते हैं। लेकिन अगर जनता आपको वोट नहीं दे रही है, जनता आपको सत्ता के लिए नहीं चुन रही है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का बयान देना कहां तक उचित है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर राजनीतिक घमासान हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हालांकि इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़प्पन का परिचय कर देते हुए पहले उन्होंने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत को लेकर ट्वीट किया, उनका हालचाल, वो स्वस्थ रहें, ऐसा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। और उसके बाद उन्होंने खुद खड़गे जी को फ़ोन किया और खड़गे जी का हालचाल पूछा, कुशल क्षेम पहुंचा। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से इस पूरे मुद्दे को उठा लिया गया। अमित शाह की ओर से, हालांकि अमित शाह ने इसको लेकर ट्वीट किया, उन्होंने खड़गे जी के स्वस्थ होने की कामना की, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा ये राजनीति में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग चल रहा है और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर आपत्ति जताई। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता खड़गे जी के इस बयान का समर्थन करने के लिए उतर आए और अलग अलग तरह की उसकी व्याख्या की जाने लगी। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि खड़गे जी के इस बयान के बाद या तो खुद खड़गे जी, उनकी सेहत सही होती तो वो कहते कि नहीं, मेरे कहने का भाव ये नहीं था, या फिर कांग्रेस कहती कि नहीं, अध्यक्ष जी का ये बयान जो है वो सही नहीं था, राहुल गांधी खुद आकर कहते। लेकिन उसके बजाय हुआ क्या, उसके बजाय पूरी कांग्रेस उतरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को सही ठहराने की कोशिश करने लगी। अब जब कांग्रेस की ओर से इसको सही ठहराया गया तो बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ और वो लगातार जारी है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये विषय जो है, जो खड़गे जी ने किया, उनकी सेहत खराब थी, उनको पहले अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए थी, ईश्वर उनको दीर्घायु करे। लेकिन इस तरह की बयान कि मैं जब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा नहीं लूँगा तब तक मैं मरूंगा नहीं, इस तरह के बयान देना मुझे लगता है राजनीति में खड़गे जैसी शख्सियत को शोभा नहीं देता। और मोदी जी ने जो किया वो अपने आप में दिखाता है और इसीलिए आज का मेरा शीर्षक भी यही है, अपने अपने संस्कार, जी हाँ,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संस्कार दिखाए, खड़गे जी ने अपने संस्कार दिखाए और कांग्रेस की ओर से अब अपने संस्कार दिखाए जा रहे हैं। तो आज का मेरा शीर्षक यही है, अपने अपने संस्कार, कहीं सहनशीलता, कहीं अहंकार। इसी पर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, खड़गे जी का वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो पलटवार हुआ वो भी आपको सुनवाता हूं और कांग्रेस बचाव में जो कुछ कह रही है वो भी सुनिए और उसके बाद आप अपना फैसला कीजिएगा। सुनिए जरा। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। मैं खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं हूँ। उनका बयान निराशाओं से और विद्वेषता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए उनको इस तरह की कसम धर्म नहीं खानी चाहिए। ये राजनीति है, ये विचारों की विभिन्नता है। खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक हैं, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये कांग्रेस पार्टी की उस तथाकथित मोहब्बत की दुकान को एक नई और निचली पहचान दे रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अस्वस्थ होने पर खड़गे जी को तुरंत फोन करके उनका कुशल क्षेम पूछा, जो मोदी जी के मन में संवेदना और गरिमा को दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस के भिन्न भिन्न नेताओं के मन में मोदी जी के प्रति घृणा, कुंठा और ग्लानि यानी फ्रस्ट्रेशन और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कितने गहरे बैठी हुई है कि अस्वस्थता में भी उनके मन से उभर कर सामने आती है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। कोई नेता इस तरह का बयान देता है? एक जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष जो बीमार हुए, तो हम सबकी को जानकर दुख हुआ कि वो बीमार हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा। तो खड़गे साहब, आपको 100 साल की उम्र पानी पड़ेगी और हम भी दुआ करेंगे कि आप 100 साल जिएं और मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते रहें। अपने जीते जी एक अच्छा भारत छोड़ करके जाना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब है संविधान सुरक्षित करके जाना चाहते हैं, जो बेरोजगारी है उसको समाप्त करना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब मोदी जी सत्ता में हटेंगे। खड़गे जी का जो ये प्रतिज्ञा है और जो सोच है, संविधान बचाने की है, देश बचाने की है। सवाल ये है कि कांग्रेस मोदी को हटाना नहीं चाहती, कांग्रेस मोदी को मिटाना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी है, जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, युवराज का कोई भविष्य नहीं है, शहजादे का कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए ये मोदी को हटाना नहीं चाहते, ये तो कह नहीं पाते, ये तो मोदी को मिटाना चाहते हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस में रहे लंबे समय तक, वो कह रहे हैं कि मोदी को हटाना नहीं बल्कि मोदी को मिटाना चाहती है कांग्रेस। और बाकी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कि ये राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं राजनाथ सिंह का बयान भी आपको सुनवाना चाहूँगा। सबसे जो कह सकते हैं कि सबसे तीखा हमला, लेकिन बहुत बढ़िया शब्दों में, और राजनाथ सिंह ने जो जिस तरह से रिएक्शन किया, मुझे लगता है बाकी तमाम नेताओं को राजनाथ सिंह से सीखना चाहिए कि आज राजनाथ सिंह ने इस पूरे विवाद पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधा सीधा खड़गे जी की 125 वर्ष तक जीने रहने की कामना भी कर दी और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कह दिया कि वो 125 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। सुनिए जरा। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं,
कल शायद कहीं पर मंच से बोलते बोलते उनको चक्कर आ गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर। लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। बताइए खड़गे साहब, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा, कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। तो आपने तमाम बयान सुने और इसी को लेकर आज की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि मैंने फिर कहा कि अपने अपने संस्कार मेरे आज का विषय। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना के बाद खड़गे जी का फोन करके उनका हालचाल पूछा, दूसरी तरफ खड़गे जी जो है अपने बयान को लेकर उनको कहीं पर भी नहीं लग रहा कि उन्होंने ये जो बयान दिया ये गलत है। और ये भी आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। तमाम इन सब पर चर्चा होगी। आज मेरे साथ जो डिबेट में मौजूद है, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ 3 मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी जो अजीत पवार जी की पार्टी है वो उसके बड़े नेता हैं और साथ साथ उनके प्रवक्ता भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और दिलचस्प बात यह है कि बृजमोहन श्रीवास्तव जी, राधिका खेड़ा जी आज मेरे शो में हैं और एक समय वो भी वैचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी थे, लेकिन आज उनके प्रशंसक हैं। और मुझे नहीं मालूम तहसीन पूनावाला भी कब इधर शामिल हो जाए, कह नहीं सकता मैं अभी, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तहसीन पूनावाला वही रहे तो मुझे लगता है कि अच्छी डिबेट जो है करने का अवसर मिलता है। तहसीन पूनावाला, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। ये कैसी शब्दावली जी खड़गे जी की? इतने वरिष्ठ नेता है, लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में नहीं थे तब तक मैंने खड़गे जी के मुंह से, क्योंकि मुझे भी कई बार उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, तब तक मैंने कहीं नहीं देखा कि खड़गे जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो। लेकिन पिछले 10 साल में खड़गे जी को भी ना जाने क्या हो गया। बाकी तो नेता समझ में आता है, लेकिन खड़गे जी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, मैं जब तक जीवित रहूंगा मोदी को नहीं हटा लूंगा। अरे आप डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी को हटाइए, कौन रोकता है? उसके लिए जीने मरने की प्रतिज्ञा, कस्में खाने की क्या जरूरत है? अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी कामना करता हूँ मैं इसी साइड पे रहूँ ताकि डिबेट में मौका मिले आपके साइड आने पे, वरना राधिका वहां चले गई, इतने अच्छे प्रवक्ता है तो वहां पर चांस नहीं मिलेगा, तो यहीं पर रहने दो, ये ठीक है। बट देखिए, मैंने खड़गे जी की बात सुनी और मुझे जेन्युइनली मैं ये बात मानता हूँ कि जो भारत के अंदर राजनीति और पॉलिटिक्स का स्तर है, डिबेट का स्तर है, भाषण का स्तर है, ये ओवरऑल मैंने आपके शो में पहले भी कहा है, ये स्तर नीचे हुआ है, स्तर गिरा है। चाहे जर्सी काउ जो शब्द का प्रयोग हुआ था सोनिया जी के लिए, इटालियन बछड़ा जो शब्द का प्रयोग हुआ था राहुल जी के लिए, वगैरह वगैरह जो शब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए भी हुआ है, स्तर घिरा हुआ है। लेकिन कल जो या परसों जो खड़गे जी का मैंने भाषण सुना, उसमें मुझे कुछ इंसल्टिंग, आपत्तिजनक नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं मोदी जी को नहीं हटाऊंगा। वो एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चेंज करना चाहते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं, वो इलेक्शन कैंपेनिंग में थे और वो कोई मोदी जी कम जिए, मोदी जी को का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसकी कामना नहीं करते थे। वो अपनी लंबी आयु की दुआ मांग रहे थे और उसको राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह पॉलिटिकली घुमा दिया बात। एक्चुअल में इंसल्ट क्या होता है? जब बीजेपी के विधायक मणिकंठा राठौर जी कहते हैं कि मैं एक दलित खड़गे जी के पूरे परिवार को मिटा दूंगा, जब पूर्व गृह मंत्री कर्नाटका के एक दलित खड़गे जी के बारे में कहते हैं उनकी चमड़ी काली और जली हुई, इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, तब भाजपा इन शब्दों का प्रयोग करती है एक दलित व्यक्ति के लिए, वो मुझे लगता है ज्यादा आपत्तिजनक या इंसल्टिंग है। जो खड़गे जी ने कहा मैं कामना करता हूं मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं मोदी जी को नहीं हटा दूं, वो इलेक्शन रैली में ये बात कहते, इसमें क्या इंसल्टिंग है? सम्राट चौधरी का नाम तो सुना होगा, कि आजकल भाजपा के उप मुख्यमंत्री है बिहार के अंदर, उन्होंने कसम खाई थी मैं तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक मैं नीतीश कुमार जी को नहीं हटाऊंगा। या तो चलो एक कोइंसिडेंस हो गया, अब उन्हीं के नीचे वो उप मुख्यमंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंह जी जो एक वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने कसम खाई थी मैं तब तक हार नहीं पहनूंगा जब तक मध्य प्रदेश में मैं भाजपा को बाहर नहीं करूंगा। चलो वो भाजपा के अंदर है, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। पॉलिटिकल जीवन में प्रतिज्ञा लेना जी, आपने अच्छा हुआ इन दो प्रतिज्ञाओं की बात की, और मैं कहता हूं कि मैं सरोठा तब तक पहनूंगा जब तक
मैं मुख्यमंत्री जो को नीतीश को हटा नहीं देता, ऐसी प्रतिज्ञाएं राजनीति में हो तो मुझे नहीं लगता किसी को जो है कुछ तकलीफ होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बीमारी के समय और आप इसको एक तरह से अपनी बीमारी को एक पॉलिटिकल जो है वो बना रहे हैं ना। आप बीमार हुआ, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और बाकी लोग कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे, आप उसको एक पॉलिटिकल गिमिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आपने मैं फिर कह रहा हूं, जो दो आपने प्रतिज्ञाओं की बात की उनसे प्रतिज्ञा अलग है। अब तक जो है कांग्रेस के नेता और आपने जिन तमाम चीजों की बात की उस पर मैं डिबेट करूंगा आगे, लेकिन अब तक कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की दुआ करते थे। कांग्रेस में लंबी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की दुआ करते थे, मरने की बात करते थे, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी मोदी। वो आज खड़गे जी कह रहे हैं मैं जब तक नहीं मरूंगा। तो ये मरने मारने की जो चीज है ना, ये जो सोच है, और वो भी मोहब्बत की दुकान से सोच निकलती है, तो थोड़ा खराब लगता है। हाँ, इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जो कांग्रेस के नेता ये भाषण देते हैं या नारा लगाते हैं मोदी जी के बारे में, या उनके बारे में जो ये कहते कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे या वे मर जाए, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन खड़गे जी कोई मोदी जी का इंसल्ट नहीं करे तो कह देते हैं मैं मोदी जी को हटाना चाहता हूँ, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। ये तो अच्छी बात है, वो संविधान को बचाना चाहते हो, संविधान के रक्षक है, और जिस समाज से वो आते उनका कर्तव्य है कि वो संविधान का रक्षक करे। अगर वो नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं के समाज का होगा। और ये दिखता है जब उन्हीं के गृह मंत्री, कर्नाटका के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री कहते कि उनकी चमड़ी काली और जली हुई है क्योंकि वो समाज से आते हैं। तो जब ये मानसिकता वालों से आप लड़ रहे हो, इस मानसिकता वालों से, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मानसिकता है, तो उनको तो लड़ना है। वरना आप मुझे बताइए अशोक जी, आज तक आरएसएस का एक भी मुखिया दलित समाज से नहीं आया, ओबीसी समाज से नहीं आया, एसटी समाज से नहीं आया। ये क्यों? यही मानसिकता के खिलाफ खड़गे जी लड़ रहे हैं और इसी मानसिकता पे अटैक आज हो रहा है। और खड़गे जी जब कहते हैं नालायक बेटा, तो और किसको कहते हैं? और खड़गे जी जब कहते हैं झूठों का सरदार, वो प्रधानमंत्री कौन से समाज से आते हैं वो आप भूल जाते हैं। आप राहुल गांधी वाला कार्ड खेल रहे हैं। आजकल राहुल गांधी का एक बड़ा फेमस जो है, कल से जो है एआई का एक उनका वीडियो चल रहा है जिसमें जो भी गाना आता है जाति, और राहुल गांधी जाति जाति करने लगते हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो राहुल गांधी जाति 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 जाति। तो आपने भी वही राहुल गांधी का जाति जाति खाड़ा। अरे नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी से हैं, और खड़गे जी का और अगर मोदी जी का मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, और अगर दोनों नेताओं की संपत्ति का, दोनों नेताओं किस तरह के पारिवारिक बैकग्राउंड से आते थे, तो मुझे लगता है इस देश के गरीब गुरबा जो है व्यक्ति, उसका अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता हो तो नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन खैर मेरा वो आज का विषय नहीं, आप जाति में जाओगे, मैं जाति जाति में नहीं जाऊंगा। लेकिन राधिका खेड़ा जी वो कह रहे हैं इसमें अपमान कहाँ है? इसमें तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं जब तक जीऊंगा जब तक संविधान की रक्षा करने के लिए जीऊंगा। अशोक जी, आपने शुरुआत में कहा कि किस तरीके से बृजमोहन जी हो या मैं हूं, हम लोग लगातार इतने सालों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का के आलोचना करते आए हैं और खिलाफत करते आए हैं। लेकिन अब कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे आज मैं हूं, चाहे और भी अनेकों लोग हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ही रहे हैं, वो क्यों कांग्रेस छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के विचारों से मेल खा के बीजेपी में चले गए? ये आत्म मंथन करने की बात है। बहुत आसान होता है वहां बैठ के बोलना तुमने गद्दारी कर दी, तुमने ये कर दिया। अरे अपने अंदर झांकिए कि आप ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं कि आपका दिन रात आपके साथ रहने वाले लोग, और उस समय हम लोग कांग्रेस में थे जब कांग्रेस अपने लोएस्ट में थी, और अभी तो कांग्रेस थोड़ी बहुत उठ भी गई है जब हम छोड़ के गए हैं। तो ये इनको आत्म मंथन करना चाहिए कि ये जो इनका पूरा नैरेटिव है ना, लगातार नेगेटिव राजनीति करने का, लगातार निम्न स्तर की राजनीति करने का, जिसका उदाहरण हमने खड़गे जी की भाषण में देख लिया। और हमने ये भी देख लिया, आप कह रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी को कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी का परिवार भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। जिस तरीके से खड़गे जी के परिवार को लैंड दिया जा रहा है कर्नाटक में, उनके बच्चे मंत्री बनाए जाते हैं, हर चीज मिल रही है, तो वो कोई प्रताड़ित नहीं है किसी भी तरीके से। लगातार वो हाई पोजीशंस में रहे हैं, उनके बेटे भी मंत्री हैं, उनके बेटे तो 4-4 पद लेके बैठ जाते हैं। तो आप उनका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते उस इंसान से जिसने अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ देश की सेवा कर, और खड़गे जी सिर्फ अपने परिवार की सेवा करते हैं। तो दो लोगों का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब आती है बात की किस तरह की भाषा। देखिए, हम लगातार देखते आए हैं कि 140 से ज्यादा बार नरेंद्र मोदी जी के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए, खून का पंजा से लेकर जहरीला सांप, पता नहीं क्या क्या, और इतना भी बोला गया था चाय वाला, हर चीज बोली गई।
लेकिन मैंने हमेशा से ये देखा है, और अशोक जी आप भी देखते आ रहे हैं, कि जितनी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना हुई है उतना उनका कद और बड़ा है और उतना ही प्रेम सम्मान उनको देश की जनता से मिला है। इसलिए लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री चुन के आए। शुरुआत में आप अलग अलग नेताओं के बयान दिखा रहे थे, जिसमें पवन खेड़ा जी बोल रहे थे कि हमें देश से मोहब्बत है, भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं है, इसलिए हम मोदी जी को हटाना चाहते हैं। अरे पवन जी, अगर आपको देश से मोहब्बत होती तो आप सम्मान करते देश की जनता के मत का, उनके फैसले का, जो लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और आपको हमेशा ये जनादेश मिल रहा है कि आप विपक्ष में बैठे। सम्मान और देश से मोहब्बत वो होती है कि देश के लोग क्या चाहते हैं उसका सम्मान करना, उनके फैसले से मोहब्बत करना। अरे आप लोगों को तो देश की जनता से ही नफरत है, उनसे मोहब्बत की क्या बात है? क्योंकि अगर देश की जनता से मोहब्बत होती तो आज ऐसे शब्द कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बोल रहे होते, और आज उनकी पूरी फौज उनको यहाँ पे डिफेंड करने के लिए ऐसे नहीं बोल रही होती। आप किस बात की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाना? देश नहीं हटाना चाहता मोदी जी को। इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि देश क्या चाहता है। देश राहुल गांधी को बार बार रीपैकेज, ये पैकेज वो पैकेज, कभी रैपिंग पेपर का कलर बदल दिया जाता है, कभी उस पर रिबन लगा दी जाती है, कभी बो लगा दी जाती है, लेकिन वो एक फेल्ड पैकेज है, उसके अंदर डिफेक्ट है, बार बार रिटर्न कर देता है कस्टमर। नहीं चाहिए उनको, ये समझना पड़ेगा कस्टमर वो पैकेज नहीं ले रहा है। आप उसमें चाहे बो लगा दे, उसमें चाहे आप साथ में गोल्ड कॉइन ला दे, नहीं चाहिए जनता को। तो जो देश की जनता है उसके मत को आप आज गाली दे रहे हैं इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके, और इसका नतीजा आप देखिएगा आने वाले चुनावों के नतीजों में भी देखने को मिलेगा। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। सवाल चुनाव नतीजे तो ठीक है, मैं कहता हूँ चुनाव नतीजे आते जाते रहते हैं, चुनाव नतीजे तो ठीक है, कहीं पर कुछ होता है कहीं कुछ होता है, वो तो एक प्रक्रिया है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम भाषा की मर्यादा, और तहसीन जी आप बार बार जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं हालांकि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन मुझे क्या खुद लगता है, जितना मैं राजनीति का छात्र हूँ, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप 5 साल 6 साल या 8 साल पुराने जो भाषण निकालते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से भी बाद में विश्लेषण करके सीखते हैं। क्योंकि उनके भाषणों में उसके बाद उन्होंने कभी सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में कम से कम मुझे याद नहीं आता उन्होंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। लेकिन क्या है कि अगर खड़गे जी का, मैं राहुल गांधी का, दोनों के भाषण उठा के देख लूं, या मैं अगर इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के भाषण उठा के देख लूं, वो कभी गलती से सीखते दिखते नहीं है। वो एक बार बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद दूसरी बार नहीं बोलते, दूसरी बार भी बोलेंगे, तीसरी बार भी। अभी राधिका जी ने कहा 140 गाली, और मेरे पास जो लिस्ट है मैं तो वो पढ़ भी नहीं सकता। मतलब उस लिस्ट को पढ़ना भी अपने आप में बड़ा शर्मनाक लगता है कि टेलीविजन पे हम कैसे किसी नेता के लिए, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कहीं वो नहीं आती। और फिर कह रहा हूं, आप छोटे छोटे नेताओं को भूल जाइए। इस देश में छुटभैया नेता तो ऐसे हैं जो सरतन से जुदा के भी नारे लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के स्तर की, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के, मैं बात कर रहा हूं खड़गे जी के स्तर की। आप किसी कर्नाटक का बयान लाएंगे तो मैं ऐसे 50 बयान ला सकता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो पर्सनल हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहे हैं वो बड़ा शर्मनाक आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी चाहिए? लेकिन होता क्या है, राधिका जी शायद सहमत होंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितने अपशब्द बोलता है, कांग्रेस में उसको उतनी तरक्की मिलती है। ये कौन सी राजनीति हुई? सवाल मुझसे था राधिका जी, मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं, मुझे लग रहा है कांग्रेस में हो क्या गया है। मतलब इस तरह की भाषा, और बड़े बड़े नेता, मैं फिर कह रहा हूं ना, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पुराने बयान लगे, मैं आपको 2 महीने पहले का, 3 महीने पहले का, खड़गे जी का, राहुल गांधी के 50 बयान सुन, तो मतलब वो अपने भाषण से सीखने के लिए तैयार नहीं है। नफरत इस हद तक भरी हुई है। देखिए, दीदी तो 7 साल पुराना नहीं था, वहां जाके वेस्ट बंगाल में कोविड के समय करना। लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कांग्रेस में एक समस्या है कि वो अपने गलतियों से नहीं सीखते, और मोदी जी सीख लेते। ये चीज को मैं मानता हूँ, इसको मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है, ये चीज को मैं पूरी तरह से मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल डिबेट्स, इसका स्तर उठना चाहिए, ना कि गिरना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कल जो खड़गे जी ने कहा, वो मोदी जी पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा मैं जिंदा रहना चाहता हूं जब तक मोदी जी को मैं नहीं हटा दूं। मुझे नहीं लगता एक विपक्ष के नेता, राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनका उद्देश्य ही है सत्ता में आना, और सत्ता में जो पार्टी उसको हटाना। उसमें गलत क्या है? अगर वो कहते हैं मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं नहीं मरना चाहता हूं ताकि मैं मोदी जी को हटा दूं, उसमें मुझे आज भी समझ में आया क्या गलत है। सत्ता में आने का अधिकार सबको है। अगर वो ये कहे
कि मोदी जी की तबीयत ठीक ना हो या कुछ ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं सबसे पहले उनकी आलोचना करूंगा। वो कहे मैं जिंदा रहना चाहता हूं। नहीं, तहसीन जी, आप आलोचना कर देंगे, आप आलोचना करते हैं, लेकिन मैं सवाल यहां कांग्रेस पर उठा रहा हूं। मैं सवाल यहां एक देश की सबसे पुरानी पार्टी पर उठा रहा हूं कि उस पुरानी पार्टी में कहीं कुछ कोर्स करेक्शन दिखता ही नहीं, मतलब गालियों की लाइन लगी हुई है। राधिका जी जल्दी से रिस्पॉन्ड, फिर मैं बृजमोहन जी के पास जाता हूं। अशोक जी, आपको याद है बोटी बोटी कर देंगे मोदी जी की, वो आदमी आज सांसद बन गया है उत्तर प्रदेश से, जो छोड़ के इनको गया, सपा पे हाथ जोड़ के उसको वापस लेकर आए इमरान मसूद को, उसको टिकट दी और वो चुनाव जीत गया। और आप ये कैसे भूल सकते हैं, कुछ ही महीने पहले, करीबन 8 से 10 महीने पहले, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तो सारे नेता, जिसमें जयराम रमेश से लेकर सारे बड़े बड़े नेता, सचिन पायलट, सब लोग उस प्लेन में जा रहे थे जहां पे पवन खेड़ा जी को डीबोर्ड किया गया। उन लोगों ने वो प्लेन को हाईजैक कर बाहर बैठ गए और क्या नारे लगाए थे कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। और वो लोग आज कहां हैं? जयराम रमेश तो सर्वा सर्वे है कांग्रेस पार्टी के, उनके एक इशारे पे कांग्रेस पार्टी उनकी उंगलियों पे चलती है। और आजकल तो आप ये भी देखते हैं कि जर्नलिस्ट सो कॉल्ड भी बैठे बैठे उनके कहने पे ट्वीट करते हैं और लोगों का चरित्र हनन करते हैं। तो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग मोदी जी को मारने की बात करते हैं उनको टिकट दी जाती है, बोटी बोटी करने की बात दी जाती है, उनको सांसद बनाया जाता है। जो लोग इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, जिन लोगों ने वहां पे बैठ के नारे लगाए थे, मैं आज भी सोचती हूँ, और मैं तब भी ये बात, मैं तो तब कांग्रेस में थी अशोक जी, लेकिन तब भी मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये तरीका नहीं है। हमारे विचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी के साथ, हमारी पॉलिसी से मतभेद हो सकते हैं किसी के साथ, पर उस वजह से आप लगातार किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करिए और अपनी गलतियों से सीखिए। देश की जनता आपको इन बातों से रिजेक्ट कर रही है। हम राजनीति में इसलिए होते हैं देश की सेवा करने के लिए, और अगर आपके ऐसे बयानों के बावजूद आप जीत नहीं पा रहे तो आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तो तय है कि इन लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि कांग्रेस ही खत्म करनी है। मुझे तो ऐसा लगता है। बृजमोहन जी, वो तहसीन जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कल का बयान दिया वो अपमान में नहीं आता। हालांकि वो मान रहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने कई बार अपमान जाना, वो बाकियों के भी गिनाते हैं, लेकिन वो मान रहे हैं कि कल का जो बयान था वो खड़गे जी का, वो अपमान में नहीं आता, वो एक स्वाभाविक उनकी प्रतिज्ञा है। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनडीए की ओर से आदरणीय खड़गे साहब के दीर्घायु होने का और अच्छे स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। मुझे आश्चर्य तो उस समय हुआ जब जैसे ही वो ठीक होते हैं थोड़े से, और उन्होंने प्रतिक्रिया जो व्यक्त की वो अपने आप में वाकई बड़ी अद्भुत है। लोग तो ठीक होने के बाद ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और वो कामना कर रहे हैं बिल्कुल उससे विपरीत जाकर, और अपनी स्वास्थ्य को लेकर उनको तो धन्यवाद देना चाहिए था ईश्वर को, लेकिन वो जिस प्रकार से उन्होंने आदरणीय मोदी जी के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, मैं सोचता हूं कि उनको देश का कोई भी नागरिक कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस जैसी पार्टी से जिसके कि इतने वरिष्ठ नेता हों आदरणीय खड़गे साहब, उनका बहुत लंबा जीवन है, 55 साल ऐसा कहते हैं वो कि मैं 55 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, और उनके शब्द अगर इतने ईर्ष्या और घृणा से भरे हुए हों अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो इससे ऐसा लगता है जो आपने सही शब्द का उपयोग किया कि संस्कार और अहंकार, तो वाकई ये तो अहंकार भी नहीं बल्कि ये तो नफरत से भरे हुए शब्द हैं। इनको कभी भी कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उनके इन शब्दों की पूरी तौर से निंदा करती है, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए तो बोला ही है, लेकिन देश के एक ऐसे नेता के बारे में भी बोला है जिनको जनता का भरपूर प्यार प्राप्त है। अभी हाल के जो चुनाव में जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी को देश की जनता ने अपना फिर से प्रधानमंत्री स्वीकार किया, 240 सीटों का उनको एक तोहफा दिया देश के लोगों ने, ऐसे नेता के लिए उनके मन में इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं, ये वाकई बहुत ही दुखी करने वाले मुद्दा है। और ये बात भी सच है कि एक तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो ये मोहब्बत ऐसी कैसी है जिसमें इतने नफरत से भरे हुए शब्द हों, जिसमें इतनी किसी की ऐसी कामना करने की बात कह रहे हों वो, तो इन सारी बातों को मैं सोचता हूँ स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के आदरणीय नेताओं को आदरणीय मोदी जी से भी और देश की जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि देश का वातावरण खराब हो रहा है,
और आपके ही जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो और भी वातावरण को दूषित करने वाला हुआ ना, वातावरण को घृणित करने वाला हुआ। इस पर घृणा का बढ़ावा करने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए सर, ये घृणा जो है, नफरत जो है, किस हद तक है। मैं फिर बांग्लादेश का अभी 2 महीने पहले की बात करता हूँ, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, कांग्रेस के कई समर्थक, कई नेता जो है ये खुलकर लिख रहे थे। जो और मैंने कहा मैं ऐसे छुटभैया नेताओं का नाम लेना शुरू करूंगा और कांग्रेस के कुछ लिफाफा पत्रकारों का नाम लेना शुरू करूंगा तो एक लंबी फेहरिस्त है। वो लोग खुलकर ये लिखते रहे कि भाई एक दिन जो है मोदी को भी ऐसे भागना पड़ेगा, मोदी को भी ऐसे भागना पड़ेगा। ये जो नफरत है ना, मैं फिर कह रहा हूं, ये नफरत है या डर है मुझे नहीं मालूम। तहसीन जी, ये नफरत है या डर है मोदी को लेकर? क्योंकि हाँ, इसमें बोलना चाह रहा हूं, एक्चुअली ये नफरत तो है ही, इसमें जो लगातार पराजय है उसने उसकी खींच है। हाँ, खींच भी है। हाँ। और उसने इन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दिया है। उस डिप्रेशन में ये शब्दों का इस ढंग का जो शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, वो शब्दावली का मतलब ही है। और अभी इनको ये विश्वास है कि अभी भी देश की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन खींच, चलिए मैं मान गया कि खींच हो सकती है, हार का एक, लेकिन इसमें अहंकार भी झलकता है। मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं इसीलिए संस्कार और अहंकार शब्द का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करके हालचाल पूछते हैं खड़गे जी का, ट्वीट भी करते हैं, हालचाल भी पूछते हैं, और जो है कांग्रेस एक बार फिर अहंकार का स्वरूप दिखा रही है। ये आपको अहंकार नहीं लगता इस पूरे प्रकरण में तहसीन जी? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अहंकार में? और फिर मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश के बाद जब कांग्रेस के लोग जो लिख रहे थे, वो सब क्या था? वो सब इतनी नफरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ठीक है उनकी नीतियों से एक अलग आप उनसे सहमत नहीं हो सकते, उनके देश चलाने से सहमत नहीं हो सकते, ये सब चीजें, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई है, इसमें इतना नफरत, इतनी घृणा, ये सब क्यों? इतने घृणा के पात्र तो नहीं हो सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतने नफरत के पात्र तो वो नहीं हो सकते ना, जिसको देश की जनता तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुन रही है। नहीं, हम 2 अलग अलग विषय पर, एक तो बांग्लादेश के विषय पर भी मुझे मौका मिला था आपके साथ शो पे आने को, और उस वक्त भी मैंने एक बात कहा था और उस पर मैं आज भी कायम हूं कि ये एक ऐसा विषय है, बांग्लादेश का विषय, जिसमें विपक्ष और सरकार दोनों एक ही पेज पर है, और बहुत कम ही होता है भारत की राजनीति पे। और मैंने ये बात आपसे कही, किसने क्या कहा मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि बांग्लादेश के विषय में दोनों भारत की विपक्ष और सरकार एक ही पेज के ऊपर है। शेख हसीना जी के बहुत अच्छे रिलेशन नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, तो सोनिया जी के साथ भी थे। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस के बहुत अच्छे रिलेशन सोनिया जी के साथ है, और ये भारत के लिए एक अच्छे एडवांटेज है तो कि ये रिलेशनशिप है। और शेख हसीना, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, नहीं जा रहा हूँ मैं वर्तमान में इन बातों में भाई भी क्या करें अशोक जी? देखिए, नहीं मैं किसी नहीं मैं जानता हूं तहसीन जी कभी भी कोई लक्ष्मण, लेकिन तहसीन जी आप इतिहास की बात कर रहे हैं कि एक पेज पर, मैं कह रहा हूं कि भारत की ओर से, अगर आप ये बात कर रहे हो तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, भारत की ओर से एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा कि वहां हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है बिल्कुल गलत है, वो हिंदुओं के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप मुझे कांग्रेस का एक नेता दिखा दीजिए जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसको लेकर कुछ कहा। राहुल गांधी जी मोहम्मद यूनुस को कहते हैं, हाँ बड़े अच्छी बात है, उनके बहुत अच्छे संबंध है मोहम्मद यूनुस से, तो क्या राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस से एक बार भी कहा कि भाई वहां जो हिंदुओं के साथ, अभी तो खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाने दे रहे, क्या राहुल गांधी ने एक बार हिंदुओं को लेकर शब्द कहा कि भाई हिंदुओं को इस तरह से मत प्रताड़ित कीजिए? आप जो कह रहे हैं वो इतिहास है, लेकिन वर्तमान कुछ और है। जब कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर सवाल उठा था, कश्मीर को लेकर सवाल उठा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सलमान खुर्शीद और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस वक्त के विपक्ष के नेता थे, उनसे मदद मांगी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परफॉर्मेंस किया सलमान खुर्शीद के साथ, भारत का नाम ऊंचा हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री क्यों विपक्ष के नेता के साथ बात नहीं कर सकते? ये क्या अहंकार? आप अहंकार की बात कर रहे थे, अब की बार 400 बार मैं अकेला सब पे भारी, मोदी सरकार, ये भी तो अहंकार के ही रूप है ना? जो अहंकार नहीं, उन्होंने सिद्ध कर दिया, सबसे ज्यादा सीट आदमी नरेंद्र मोदी जी जिता के लाए। 400 सीटें नहीं है ना, वो ये कह रहे हैं। मैं तो मानता हूं, पर सबसे ज्यादा सीटें जिता के लाए वो, मैं तो मानता हूं। मेरे प्रधानमंत्री हम लोगों को आदेश दिया था। सर आप बोल लीजिए, फिर मैं बोल दूं। मैं तो मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री वो जीते, मैं तो उनको बधाई भी देता हूं, लेकिन ये भी तो अहंकार का था। दूसरी चीज, जहां तक सवाल बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों का है, मैं आपसे पूछता हूं, सीए को मैंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के, वर्तमान सरकार क्यों विपक्ष से बात करते, सीए का डेडलाइन 30 दिसंबर 2014 से चेंज करते, वर्तमान का डेडलाइन नहीं रखती और हिंदुओं को यहां पर नहीं लाती? मैं आपसे पूछता हूं, सरकार रील मिनिस्टर अच्छे स्पीचेस देते, रील बनाते, वो अच्छा है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं,
और कुछ जगहों पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन नेबरहुड में जयशंकर जी फेल हो चुके हैं। अगर वो गंभीर है हिंदुओं को लेकर, विपक्ष को एक पेज पे ले और इमीडिएटली आप सीए का डेडलाइन बढ़ा दे। क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये 30 दिसंबर 2014 का डेडलाइन है क्या? किसके सर में, कोई कौन से ब्यूरोक्रेट के सर में डेडलाइन आया? आप बढ़ाइए। आप देखिए आप मेरी बात, एक होता है कि कंडेम करना, मैंने कंडेम कर दिया, ठीक है, आपने कंडेम किया। अगर तहसीन पूनावाला होता एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो उसका परफॉर्मेंस देखते, रील नहीं बनाता, परफॉर्मेंस होता उसका। ये परफॉर्मेंस की जरूरत है, रील की जरूरत नहीं है। स्पीचेस अच्छा देते, मैं अच्छा मानता हूं, बहुत अच्छे स्पीचेस थे। और मोदी जी का जो, जहां तक उनका नेतृत्व फॉरेन अफेयर्स में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और मिडिल ईस्ट के साथ मैं उनकी बहुत मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन हमारे नेबरहुड वॉच में बांग्लादेश को लेकर जयशंकर जी फेल हो चुके, हमें मानना होगा, वरना हिंदुओं पर वहां पे अत्याचार हो रहे और हम सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे। भारत जैसा ताकतवर देश है, 10 रास्ते हैं उनको ठीक करने के लिए। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत पता है तहसीन जी क्या है? आप कह रहे हैं कि वो काम, आप कह रहे हैं वो काम नहीं करते, उनके काम से ही तो कांग्रेस को परेशानी है। आज देखिए ना, हाँ मैं राधिका जी आप ही के पास आ रहा हूं, उनके काम ही से तो कांग्रेस को परेशानी है। अब देखिए ना 370 वहां से हटाई तो क्या धूम धड़ाके का काम हुआ। और आज ही देखिए, मैं आज देख रहा था, मैंने यूनाइटेड नेशन में, मैंने सुनिए ना, मैंने यूनाइटेड नेशन में मैंने कई बार वहां पर जो है यूनाइटेड नेशन की कवरेज की है, रिपोर्टिंग की है। पाकिस्तान वहां हर बार भारत को एक ये कहता था कि कश्मीर को भारत को आजाद करना पड़ेगा, कश्मीर या, लेकिन अब देखिए कैसे टेबल टर्न हो गई है। आज भारत वहां जाकर कह रहा है कि पीओके को आजाद होना पड़ेगा, पीओके हम लेके रहेंगे, हमारा हिस्सा है। आज पाकिस्तान, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आज पाकिस्तान डिफेंसिव है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 370 के मुद्दे पे खड़ी है कि हाँ भाई 370 वापस लाना है। ये खतरनाक है। राधिका जी आपने 370 का जिक्र किया, मैं इस पे बोलना चाह रहा हूं। जम्मू कश्मीर का, चूंकि मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी हूं, वहां पर कोई भी आदमी अब 370 पे बात नहीं करना चाहता, जिसको लेकर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला साहब लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये इसलिए हो पाया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब ने सही मौके पर एक सही फैसला लिया और लोगों को एहसास हुआ कि 370 के हटने के बाद भी उनके जीवन में जिस प्रकार की बातें वहाँ के नेता कहते थे कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ी परेशानी आएगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, बल्कि वहाँ पे और विकास हुआ है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ये मैं 370 पे इस पे जरूर बात करूंगा, आज का विषय नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो ये नफरत है ना, ये उनकी नीतियों के कारण है कि राम मंदिर कैसे बन गया, 370 कैसे वो हो गया, ये सब चीजों से। राधिका जी इस पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जनता का जो प्यार उनको मिल रहा है ना, उसके कारण परेशानी है। राधिका जी, नफरत इस बात से है कि आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। नफरत इस बात से है कि जम्मू कश्मीर में बिना किसी भी कोई भी प्रॉब्लम के चुनाव हो गए हैं। वहां पे लोग जाके कैंपेन कर सकते हैं, जो पहले शाम को नहीं कर सकते थे, आज रात को भी जा पा रहे हैं, डोर टू डोर कर पा रहे हैं। वहां का बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है और देश का अब इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और वो खुद अपने आप को देश का हिस्सा मानने, वरना इन्होंने तो उसको अलगाववाद में डुबा दिया था और पत्थरबाजी में, और इतनी नफरत भर दी थी कि वो कहने लग गए थे वहां के लोग कि हमें कितने कैसी कैसी चीजें सुनने को मिलती थी, हम जानते हैं। अभी यहाँ पे तहसीन भाई कह रहे थे कि जयशंकर जी फेल हो गए बांग्लादेश के मैटर में। अगर यही अशोक जी हमने अगर कुछ कर दिया होता या कोई कार्रवाई कर दी होती तो यही आके डिबेट में हमारे को बोल रहे होते थे हमारा क्या मतलब बनता है, हमें अपने देश को देखना चाहिए, हमें ये प्रदेश को देखना चाहिए, हम क्यों बांग्लादेश के यहाँ पे जाके कुछ कर रहे हैं, अपने देश के लिए हम ये नहीं बोलते। तो इनके लिए वो है ना, चित भी इनकी पट भी इनकी। और हमने ये भी देखा है कांग्रेस के समय में किस तरीके से हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ क्या क्या पाकिस्तान में होता था और ये लोग चुप रहते थे, वो सबने देखा है। तो मैं बैठने गिनवाने लग जाऊंगी तो लंबी फहरिस्त है। इनको इस बात से भी तकलीफ है कि कैसे पूरे विश्व में एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो यूक्रेन और रूस दोनों होके आए और दोनों नेताओं ने उनकी बैठ के बात करी और वहां के लोग, वहां की लीडरशिप ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ अगर बातचीत करेंगे और बातचीत को आगे बढ़वा सकते हैं, यहाँ पे पीस लाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो इस बात की तकलीफ है कि कैसे आज पूरे विश्व के पटल में भारत का डंका बज रहा है। क्योंकि इनको क्या चाहिए ना कि बस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, बस नेहरू ये हो, यही इनका काम है करना। इनको इससे मतलब नहीं है कि देश प्रगति करे। वरना आप बताइए, अगर इनको देश की इतनी चिंता होती, इतनी सरकारें हैं नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, जिसके लिए कहते हैं कि हम एम्स लाए,
क्यों जम्मू कश्मीर में एक भी एम्स आज तक नहीं लेकर आए थे इनकी सरकार? तो इनको देश के लिए कितनी चिंता है वो हमने लगातार देख ली है, और देश की जो चिंता करते हैं उनसे इनको चिंता होने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, ये बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा भी बृजमोहन जी कह रहे थे। और वो उस लोकप्रियता के कारण ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है परेशानी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है लगता है, हाँ तकलीफ है कि भाई इतने गांधी परिवार से ज्यादा लोकप्रिय कोई कैसे हो सकता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सीधा लोग नेहरू जी से कहने लगे कंपैरिजन। रिकॉर्ड जो टूटने वाला है ना उन लोगों का, तो चलिए यार, रिकॉर्ड टूटने वाला उससे भी चिंता है। तो शायद इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि भाई मैं उनको हराऊंगा। संविधान और उसको लेकर के तो डिबेट हम अक्सर करते रहते हैं, कितना संविधान है, कितनी डेमोक्रेसी है, उसको लेकर मैं ब्रेक के बाद भी आऊंगा। छोटा सा ब्रेक लेकर आऊँ और ब्रेक के बाद जो है ये चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ब्रेक के बाद मैंने कहा ना जो डेमोक्रेसी की बात होती है, जो इसकी, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। और राहुल गांधी का एक और झूठ आपको सुनवाऊंगा। दो टुक में मैं अक्सर राहुल गांधी के झूठ जो एक्सपोज करता रहता हूं, एक बार और इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दोटुक आप देख रहे हैं अपने अपने संस्कार, कहीं जो है कहीं सहनशीलता, कहीं अहंकार। ये मेरा आज का शीर्षक, और इसलिए क्योंकि खड़गे जी ने जो बयान दिया, खड़गे जी की तबीयत खराब हुई, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि खड़गे जी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद खड़गे जी से उनका हालचाल पूछा, उनको कॉल किया, लेकिन खड़गे जी और कांग्रेस को नहीं लग रहा कि जो खड़गे जी का बयान था वो कहीं से भी गलत है, बल्कि कांग्रेस उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, बृजमोहन श्रीवास्तव जी NCP के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज समाजवादी पार्टी के भी जो है प्रवक्ता जुड़ने वाले थे, लेकिन मुझे 5-7 मिनट पहले फ़ोन आया, उनकी तबीयत भी खराब हो गई। ईश्वर करे उनका वो भी स्वस्थ हों और दीर्घायु रहे। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, जल्दी से एक मैंने आपसे कहा कि एक बयान आपको सुनवाता हूँ, राहुल गांधी का भी और समाजवादी पार्टी के एक विधायक का भी। उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, इस तरह की बयानबाजी बार बार हो रही है। सुनिए जरा। आपने किसी बढ़ाई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर लें कि हिंदुस्तान का आवाम
तो अमरोहा से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि 2027 में योगी जाएगा जरूर, क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो डेमोक्रेसी से, संविधान से वो चुनाव नहीं जीतना चाहते, बल्कि डेमोग्राफी चेंज के साथ वो चुनाव जीतना चाहते हैं, ये उनका बयान था। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर जब खुला तो वहाँ नाच गाना चल रहा था। तहसीन जी, राम मंदिर खुला, नाच गाना चल रहा था, मैं खुद वहाँ था, मैंने कोई नाच गाना नहीं देखा वहाँ पे। ये कहाँ से राहुल गांधी जी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है तहसीन जी? देखिए, बात ये है कि चाहे राम मंदिर का जो कार्यक्रम था, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, या उसके बाद पार्लियामेंट का जो उद्घाटन था, वहां पर उस वक्त, मैं उस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, माननीय राष्ट्रपति नहीं थी। नहीं, वो महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय ये है, महत्वपूर्ण मैं समझ रहा हूँ तहसीन जी। आज खड़गे जी पे अटैक इसलिए हो रहा है। तहसीन जी, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। नहीं, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज खड़गे जी पे अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि गरीब समाज से आते हैं, और क्योंकि उनका ये राइज हुआ है उस गरीब समाज से, और उनका कर्तव्य है उस समाज से आके संविधान को बचाना, क्योंकि उनके समाज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर भाजपा सत्ता में रहेगी। इसलिए आज ये अटैक खड़गे जी के ऊपर हो रहा है। वरना जो खड़गे जी का विषय है, हम उसी पर अगर रहते हैं, तो खड़गे जी ने बस यही कहा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, और मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं भाजपा को नहीं हटा देता, क्योंकि वो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और अपने समाज की रक्षा करना चाहते हैं, और अपनी समाज का रक्षा करना बाबा साहेब आम्बेडकर। वैसे ये बता दूं, ये जो विधायक जी थे ना, जो कह रहे थे कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, और जो है योगी, वो पीछे संविधान का ही झंडा लगाए हुए थे। संविधान सभा हो रही थी वहां पे, डेमोग्राफी बदलने के लिए संविधान सभा हो रही थी। ये इंडी गठबंधन का पूरा अलायंस है। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पे कुछ नहीं कहा अभी वो। अशोक जी, मेरा ही मानना है कि भगवान सभी को खड़गे जी जैसा गरीब बनाए। अगर गरीब खड़गे जी जैसे होते हैं तो सभी को ऐसा गरीब बनाना चाहिए, जो इतने बढ़िया बढ़िया एलवी के मफलर पहनते हैं, इतनी सारी जमीन सरकार उनको दे देती है, बच्चे उनके सारे मंत्री पद पे है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, महंगे महंगे जूते पहनते हैं। तो भगवान करे सभी को ऐसा गरीब बनाए, ये मेरी दुआ है पूरे देश के लिए। और आज मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है अपने मित्र तहसीन के लिए कि उनको जो सफाई करनी पड़ रही है ना, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, ये सब जो गंदगी फैला के चले जा रहे हैं, और इनको जो झाड़ू लगानी पड़ रही है ना, हालांकि ये झाड़ू आजकल इनसे अलग और खफा हो चुकी है, वो अलग बात है। लेकिन अब देखिए ना, यहाँ पे हम राहुल जी का बयान जो सुन रहे थे, लेकिन हमें इस पे हैरानगी नहीं होनी चाहिए, जो खुद को एक ब्राह्मण बताते हैं और जनेऊधारी ब्राह्मण बनाते हैं, और ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, ये भी एक अलग अजूबा है। 7 अजूबों में एक अजूबा तो सबसे मेन ये है कि जो जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहनने वाला जनेऊधारी ब्राह्मण। तो आप और खुद कश्मीरी पंडित कहते हैं अपने आप को। उनकी बहन तो नवरोज मनाती है और कहती है कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है, और जाके जम्मू कश्मीर में वही राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों को पीओके रेफ्यूजी बता के आते हैं। तो आप इनको छोड़ दीजिए, इनकी बातों पे हैरानी होनी नहीं चाहिए। इनको कुछ नहीं पता कि देश में क्या है, इनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ जीजा जी के 2G स्कैम के बारे में पता है, इनको सिर्फ ये पता है कि कैसे बोफर्स के स्कैम करने हैं, इनको ये पता है कैसे अलग अलग स्कैम करके पैसे कमाने हैं, कैसे छत्तीसगढ़ की जब सरकार थी पैसा कमाना था, जब इनकी अब कर्नाटक में सरकार है कैसे वहां से पैसा कमाना है, हिमाचल से कैसा करना है, और स्टेट्स को, गवर्नमेंट्स को ठप कर देना है, वहां की जनता के लिए पैसा नहीं छोड़ना। इनको सिर्फ स्कैम करना आता है और कुछ नहीं। मैं वैसे, मुझे आपने कहा, मुझे 1 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा ब्रिजमोहन जी का। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, पता नहीं मैंने शायद कहीं देखा था, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि खड़गे जी की संपत्ति कोई 5-1 हजार करोड़ रुपए, कुछ ऐसे कुछ उनके परिवार की मैंने कहा कुछ, हाँ, मतलब और मुझे नहीं मालूम वो जो राहुल गांधी जी कहते हैं संपत्ति का बंटवारा, इक्वली बंटवारा, मुझे नहीं मालूम मुझको ब्रिजमोहन जी को उनमें से कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो गरीब लोग हैं, तो जब गरीबों को उसमें से हिस्सा मिलेगा तो हमें कितना मिलेगा मुझे नहीं पता। पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी का बयान मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं। मुझे लगता है ये हिंदुओं का अपमान है, जिसको जहां पूजा पाठ चल रहा था, जहां कीर्तन चल रहा था, उसको अगर वो नाच गाना कहते हैं, अगर कीर्तन आपको नाच गाना लगता है, पूजा पाठ नाच गाना लगता है, तो मुझे लगता है हिंदुओं का भी अपमान है। इस छोटे से ब्रेक के बाद
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और हम आज चर्चा कर रहे हैं अपने अपने संस्कार, कहीं सहनशीलता कहीं अहंकार। जल्दी से तहसीन जी, आपकी आखिरी बिंदु। देखिए, राधिका ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ करप्शन की बात हो रही, चाहे फिर वो बोफोर्स हो, चाहे फिर वो रॉबर्ट जी हो। तब भी वर्तमान सरकार ने इतने कन्विक्शंस के जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि शून्य। करप्शन हुआ उस पर वो सत्ता में आए उनके हिसाब से, लेकिन कन्विक्शन हुए शून्य। दूसरी चीज, उन्होंने कहा पंडित भाइयों को आज तक माइग्रेंट माना जाता है। मैं बिल्कुल इस बात पर मैं भी आपत्ति लेता हूँ, और ये वर्तमान सरकार के दस्तावेज में इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। कश्मीरी पंडित एक भी लौटकर वापस वैली में नहीं गया है। ये 10 साल से तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी तब भी हमारे पंडित भाइयों को उन्होंने रिहेबिलिटेट नहीं कर पाया। और तीसरी बात, 370 वापस नहीं आ सकता, इस पर हम सब मोदी जी का समर्थन करते हैं, लेकिन स्टेट का दर्जा कब देगी वो बता दे, क्योंकि नॉर्मल जी हो गया। सर, ओके, मेरे पास समय कम है, लेकिन दो बातें जल्दी से, उसके बाद राधिका जी और उसके बाद मैं बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। लेकिन एक बात जो आपने कहा ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह सरकार की जिम्मेदारी है कश्मीरी जो हिंदुओं को विस्थापित करे। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो वहां पर कह देते हैं ये बाहर ही हैं, क्योंकि फिर कह रहा हूं मैं, नौकरी अगर किसी को मिली है तो कश्मीरी पंडितों को मिली है। लेकिन राहुल गांधी का बयान है, उनका ट्वीट है कि बाहरी लोगों को नौकरी मिल रही है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, तो फिर कह रहा हूं और कश्मीरी पंडित बाहरी कैसे हो सकते हैं। और एक बात, 370 के लेके आपने जो बात की उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एक बार कांग्रेस को भी बड़ा दिल करके कहना चाहिए कि 370 की वापसी नहीं हो सकती, लेकिन हम लड़ेंगे, मरते दम तक कश्मीर के स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस 370 में खामोश हो जाती है, दिक्कत इसी बात की है। एक ही लाइन, मेरे पास समय खत्म हो गया सर। एक ही लाइन, पंडित राहुल गांधी जी कभी भी चुप नहीं हुए। 370 निकालने का उन्होंने समर्थन किया है, और एक ही व्यक्ति जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया था वो मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र गुलाम नबी आजाद है, जिनका बंगला अब सर वो छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से 370 के समर्थन में एक बयान हो तो मुझे दिखाइएगा, एक बयान हो तो मुझे दिखाइएगा। राधिका खेड़ा जी, जल्दी से। उसी के स्टेटहुड के लिए आज 370 वहां से हट गया है, इसीलिए कांग्रेस के शहजादे अपने परिवार के साथ, जीजाजी, बहन, 20 नेफ्यू सबके साथ जाके वहां पे स्कीइंग कर पा रहे हैं। अब उनको विदेश नहीं जाना पड़ता स्कीइंग करने के लिए, स्विट्जरलैंड और अलग अलग जगह, अब वो कश्मीर में जाके स्कीइंग करते हैं। ये चेंज आया है 370 हटने के बाद। और ये 370 जैसे अमित शाह जी ने कहा और मोदी जी ने कहा, कांग्रेस की कोई भी आने वाली पीढ़ी तक नहीं हटा पाएगी, और ऐसा देश की जनता सुनिश्चित करे। बिल्कुल। बृजमोहन जी, आखिरी आपका वो, मैं राहुल गांधी के बयान पर आपकी टिप्पणी लूंगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुओं के पूजा कीर्तन को ये कहना कि ये नाच गाना था। देखिए अशोक जी,
देश की अगर ये धार्मिक जो मर्यादाएं हैं अगर उसको कांग्रेस समझती होती तो मैं सोचता हूँ आदरणीय राहुल जी इस प्रकार का बयान नहीं देते। यही परेशानी है इनकी कि इनको धार्मिक व्यवस्थाओं में, मंदिरों में इस प्रकार के चीज़ें दिखती हैं। काश अगर इन्होंने इसको ये देखा होता कि इसका सकारात्मक एक पहलू है। अगर राम मंदिर बना है तो उस पर जो सकारात्मक चित्र उसका आया है देश के सामने, देश के लोगों ने किस प्रकार से उसको लिया है, ऐसे मौके पर आपका इस प्रकार का कहना कि वहाँ पे नृत्य हो रहा था, वहाँ और नाच गाने हो रहे थे, भजन कीर्तन को जो व्यक्ति नाच गाने में परिवर्तित कर दे तो हम समझ सकते हैं कि उनके मन में किस प्रकार का कुंठा पैदा हो गई है। क्योंकि लगातार हार ने इन लोगों को कुंठित कर दिया है कि देश के बारे में नहीं सोच पा रहे। सिर्फ 30 सेकंड में बिल्कुल और शूट करो राधिका जी जल्दी से। अशोक जी ये बात सब जानते हैं और कांग्रेस भी सबको पता है कि मंदिर के द्वार खुलाने का काम राजीव गांधी जी ने किया, लेकिन मैं जब बतौर प्रवक्ता वहां थी और कांग्रेस का ये स्टैंड हमेशा रहा है कि जब भी आप डिबेट पे जाए, जब भी आप बोले तो ये बात मत बोलिएगा। जो पार्टी खुद ये बात छुपाना चाहती है कि राजीव गांधी जी ने मंदिर के द्वार खुलवाए थे तो उनकी मंशा क्या है, और फिर अगर उनके शहजादे ये बात आके बोलते हैं कि नाच गाना हो रहा था तो इसमें हैरानी की क्या बात है। ओके चलिए, आज आपने एक और खुलासा कर दिया। आप अक्सर कांग्रेस को लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, शुक्रिया आपका, आज आपने दो टूक में भी खुलासा किया है कांग्रेस को लेकर। और इसी के साथ आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। दो टूक में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।